नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूं आपका डिकोड एग्जाम के मेडिवल हिस्ट्री की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि हम मध्यकालीन भारत के अपने क्लास में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे थे और हमने अपनी लास्ट क्लास में मुगल साम्राज्य से संबंधित जो महत्वपूर्ण शासक यानी कि अकबर से संबंधित जितने भी प्रश्न पूछे गए उनको हम लोगों ने डिस्कस किया था, लेकिन अभी कुछ शेष प्रश्न बचे हैं जिनको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, आज हम उसी सेशन को जारी रखेंगे। जैसा कि कल हमने मुगल के बारे में संबंधित प्रश्नों को देखा था, आज उसी सेशन को हम जारी रखेंगे और आज की भी क्लास में अकबर से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से आप सब लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को आप सब लोग शेयर कर दें। और जैसा कि मैं उम्मीद कर रही हूँ अभी तक जितने भी सेशन आप लोगों से डिस्कस किया गया है वो आपको पसंद आए होंगे। जो बच्चे नए हैं या फिर जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें मैं बता देना चाहूंगी कि अभी तक का जितना भी क्लास जो प्रीवियस इसका डिस्कशन जो वीडियो है वो प्लेलिस्ट पे पड़ा हुआ है, तो वहां से जा करके आप देख सकते हैं। इससे आपका ना सिर्फ रिवीजन होगा बल्कि प्रीवियस इसका क्वेश्चंस का रिवीजन होगा, बल्कि उससे संबंधित जो चैप्टर है वो भी आपका पूरा कवर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। सेशन अपने दोस्तों को शेयर कर दें। अब बात करते हैं आज के सबसे पहले प्रश्न की, जो कि अकबर से ही संबंधित है। पार्ट 1 हमने अपनी लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज पार्ट 2 अकबर से संबंधित डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमारा पहला प्रश्न आज का, ध्यान रखिएगा, कल की क्लास में हमने 40 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और अगली श्रृंखला जो है वो 41 है। और यहाँ पे दोस्तों जो प्रश्न है वो ये है कि इबादत खाने का निर्माण किसने करवाया था। ठीक है दोस्तों, इबादत खाना पहली बात तो है क्या। ठीक है, इबादत, ठीक है, हम ईश्वर की क्या करते, इबादत करते, और खाना कोई ऐसी जगह जहां पे बैठ करके हम ईश्वर की इबादत कर रहे हो। ठीक है, तो अकबर ने, दोस्तों ध्यान रखिएगा, इबादत खाने का जो निर्माण करवाया था दोस्तों वो अकबर ने करवाया था। ध्यान रखिएगा, किस उद्देश्य से उसने जो है इबादत खाने का निर्माण करवाया था। ठीक है, कि इसमें क्या था, एक ये ऐसा स्थान था जहां सभी धर्मों के प्रमुख जो है वो यहाँ पर बैठ करके अकबर से क्या करते थे, अपने धर्मों के बारे में जो उनकी विशेषताएं थी वो डिस्कस करते थे, वो बातें करते थे। इबादत खाने का प्रारंभ में जो आरंभ किया गया था, यानी कि इबादत खाने की जो स्थापना की गई थी दोस्तों अकबर के द्वारा, वो 1575 में की गई थी। प्रारंभ में ये सिर्फ इस्लाम धर्म के अनुयायियों के लिए ये खुला था इबादत खाना। आगे चल करके 1578 में दोस्तों, कब, 1578 में ये सभी धर्मों के लिए क्या कर दिया गया दोस्तों, खोल दिया गया। ठीक है, इस इबादत खाने में सभी धर्मों के प्रमुख, चाहे वो हिंदू रहे हो, ठीक है, चाहे वो बौद्ध, चाहे जैन, ठीक है, इवन पुर्तगीज भी दोस्तों यहाँ पे इस जो है इबादत खाने में आते थे। उनको लगता था कि उनका ये उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं हम अकबर को इस तरीके से, ठीक है, संबोधित करेंगे कि अकबर हमसे इतना प्रभावित हो जाएगा कि वो हमारे धर्म को क्या करेगा, ग्रहण कर लेगा। तो एक तरीके से सभी धर्मों के सार को जानने के लिए, सभी धर्मों के, ठीक है, विशेषताओं को जानने के लिए अकबर ने इबादत खाने का निर्माण किया। और कहीं ना कहीं दोस्तों इसके पीछे उसका यह भी उद्देश्य था कि वो सभी धर्मों को जान करके आगे चल करके वो एक नए धर्म की स्थापना करे, जैसा कि उसने किया भी था दोस्तों, दीन-ए इलाही। ठीक है, 1582 में उसने क्या किया था दोस्तों, दीन-ए इलाही जो है एक नए धर्म की, कहा जाता है एक नए संप्रदाय की उसने स्थापना की थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे, ठीक है, कहा जाता है लेकिन वो उतना सफल नहीं हुआ। और यहाँ पे जो फानी कौन था दोस्तों, फानी जो था, फानी ने ये बात कहा भी था। ठीक है, यहाँ पे फानी ने, ठीक है, उसकी पुस्तक थी, फानी ने बोला कि ये जो नया संप्रदाय ये अकबर के द्वारा स्थापित किया गया नया धर्म है। तो पहली बात, फानी ने ही इस जो है यहाँ पे दीन इलाही को नया धर्म कहा था, जो अकबर के द्वारा प्रयास किया जा रहा था, ठीक है, क्या करने का, नया धर्म स्थापित करने का। तो इबादत खाने का दोस्तों निर्माण किसने करवाया, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अकबर ने करवाया। कब करवाया, 1957 में। इसको जो है सभी धर्मों के लिए अकबर ने कब खोल दिया, तो 15, माफ करिएगा, यहाँ पे 1975 मैंने बोला, 1575 में, और सभी धर्मों के लिए इसने 1578 में खोल दिया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है दोस्तों, फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना क्या है। ध्यान रखिएगा, जो इबादत खाने की स्थापना की गई थी दोस्तों वो आगरा के समीप फतेहपुर सीकरी में किया गया था। और वो क्या है, ऑप्शंस आपके सामने है। क्या वो राज परिवार के इस्तेमाल के लिए एक मस्जिद था, या फिर अकबर की निजी प्रार्थना कक्ष था, या फिर वह भवन था जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ
अकबर चर्चा करता था, या फिर वह कमरा था जिसमें विभिन्न धर्म वाले कुलीन जन धार्मिक बातों के विचारार्थ जमा होते थे? क्या कुलीन जन होते थे? इसका जो करेक्ट आंसर है, अभी हमने बात किया भाई, एक ऐसा भवन था, इबादत खाना, जहां पे विभिन्न धर्मों के जो विद्वान थे, जो प्रमुख थे, जिनको अपने धर्म के बारे में ज्ञान था, वो अकबर के साथ बैठ करके अपने धर्मों की चर्चा करते थे। अकबर उन धर्मों के बारे में जानता था और सभी धर्मों का सार निकाल करके वो क्या करने का प्रयास कर रहा था? एक नए धर्म की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। और इसी क्रम में उसने दीन इलाही धर्म की भी स्थापना, एक संप्रदाय की स्थापना की थी और इलाही संवत भी उसने जारी किया था। दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है कि इलाही संवत जो है वो किसके द्वारा जारी किया गया था? तो ये 1583 में दोस्तों अकबर के द्वारा जारी किया गया था और दीन इलाही की स्थापना की गई थी 1582 में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत शान फतेहपुर कही जाती है? देखिए हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि अकबर ने, ठीक है, यहाँ पे जो है सलीम चिश्ती, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो सूफी संत थे, ठीक है, सलीम चिश्ती को बहुत मानते थे और कहा जाता है कि सलीम चिश्ती के ही आशीर्वाद से अकबर को पुत्र की जो है प्राप्ति होती है, जिसका नाम वो सलीम रखते हैं। और वही सलीम आगे चल करके जहांगीर, जो अकबर के बाद अगला उत्तराधिकारी बनता है, मुगल जो है साम्राज्य का अगला शासक बनता है। कौन दोस्तों? जहांगीर। तो जहांगीर जो है वो जो है पैदा होता है, ठीक है, सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से। और उन्हीं के, ठीक है, आशीर्वाद से जब वो पैदा होता है तो कहा जाता है कि उन्हीं की स्मृति में, ठीक है, अकबर ने फतेहपुर सीकरी का क्या करवाया? निर्माण करवाया था अकबर के समीप। और यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में उसने, ठीक है, ये चूंकि फतेहपुर सीकरी, ठीक है, एक नगर है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी जो कि नगर है और इस नगर में कई सारी महत्वपूर्ण इमारतें हैं। इन महत्वपूर्ण इमारतों में से किस इमारतों को साने जो है फतेहपुर कहा जाता है, ये पूछ रहा है। तो दोस्तों किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, साने फतेहपुर, तो ये कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। अगर बात करें तो ये जो जामा मस्जिद है, ठीक है, कौन सा? ये जो जामा मस्जिद है, ठीक है, देखिए जामा मस्जिद औरंगजेब ने भी बनवाया था, ठीक है, जामा मस्जिद। तो यहाँ पे जो जामा मस्जिद है उसको देखा जाए तो क्या कहा जाता है? ठीक है, शाने फतेहपुर, या फिर इसे कहा जाता है शाने सीकरी भी कहा जाता है। ना सिर्फ शाने फतेहपुर बल्कि क्या कहा जाता है? ठीक है, शान ए शिकरी भी कहा जाता है, ठीक है, शिकरी भी कहा जाता है। अच्छा, फतेहपुर में और कौन कौन से दोस्तों जो है महत्वपूर्ण इमारतों का निर्माण हुआ? तो बात कर लेते हैं कौन कौन। यहाँ पे पंचमहल का निर्माण हुआ, ये भी ध्यान रखिएगा, लिख लीजिए एक जगह, ठीक है, पंचमहल का निर्माण हुआ। बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया दोस्तों फतेहपुर सीकरी में। कहा जाता है कि जब अकबर ने 1572 में 1572 में जब इसने गुजरात विजय किया था और पहली बार समुद्र को देखा था, तो उसी दौरान जो है इससे फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का क्या किया था? ठीक है, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। उसके बाद देखें दोस्तों तो यहाँ पे सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहीं पे, ठीक है, सलीम चिश्ती की दरगाह भी यहीं पे है। और क्या है दोस्तों यहाँ पे, ये सब लिख लीजिए, ठीक है, जोधा भाई महल भी यहीं पे है, ठीक है, पूछा जाता है भाई कि जोधा बाई महल कहाँ है? जोधा बाई महल भी यहीं पे, ठीक है, मरियम महल भी यहीं है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, मरियम महल भी यहीं है, ठीक है, मरियम महल भी इसी में है, कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। और इसे देखा जाए दोस्तों तो स्वर्ण महल की भी संज्ञा दी जाती है, ठीक है, स्वर्ण महल की भी संज्ञा दी जाती है। बिरबल महल दोस्तों कहाँ पे है दोस्तों? तो बिरबल महल भी दोस्तों यहीं पे है फतेहपुर सीकरी में। ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, ठीक है, कि फतेहपुर सीकरी में कौन कौन सी जो है इमारतें हैं, ठीक है। इस्लाम खां का मकबरा भी दोस्तों यहीं पे है, कौन सा? ठीक है, इस्लाम खां का मकबरा भी दोस्तों फतेहपुर सीकरी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से फतेहपुर सीकरी की वो इमारत जिसे शाने फतेहपुरी या फिर शाने, ठीक है, यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, शाने सीकरी कहा जाता है, वो जामा मस्जिद को कहा जाता है, ठीक है। बुलंद दरवाजा भी हमने देखा, ये भी फतेहपुर सीकरी में, ठीक है। अगला है कौन सा इमारत फतेहपुर सीकरी में नहीं है? तो बताइए कौन सा इमारत नहीं है? स्वर्ण महल है, हमने बोला कि भाई जो मरियम महल है दोस्तों, ठीक है, कौन सा? मरियम महल की बात करें तो उसी को स्वर्ण महल कहा जाता है, ठीक है। पंचमहल भी है दोस्तों, जोधाबाई महल भी, अकबर, यहाँ अकबरी महल दोस्तों ये फतेहपुर सीकरी में नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों ये है कहाँ पे? तो ये आगरा का किले में है, ठीक है, आगरा के किले में जो है ये क्या है दोस्तों? अकबरी महल है आगरा के किले में। इसका भी निर्माण
निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। और यहाँ ना सिर्फ जो है अकबरी महल है, यहाँ पे जहांगीरी महल भी है, जहांगीर के लिए भी महल का निर्माण जो है कराया गया था। ये भी लिख सकते हैं भाई, जहांगीरी महल भी, ठीक है। ये कहाँ पे है दोस्तों, ठीक है, आगरा के किले में है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो बताइए कौन सा ये जो है ऐतिहासिक इमारत है जो कि भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करिए और वीडियो को शेयर करते हुए चलिए। तो दोस्तों यहाँ पे अगर बात करें, कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था, ठीक है, इसके बारे में भी जान लीजिएगा। लेकिन उसके पहले हम आंसर पे चलते। देखिए हुमायूं का मकबरा, ठीक है, हुमायूं का जो मकबरा है दोस्तों, हुमायूं के मकबरे जो कि ये भारतीय और फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है। आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। ये देखिए अकबर के काल में निर्मित पहला मकबरा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अकबर के, ये ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है, अकबर के काल में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अकबर के काल में निर्मित, ठीक है, निर्मित दिल्ली की पहली इमारत है ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो है दिल्ली में पहली इमारत है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली इमारत है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसके निर्माण में अकबर का कोई योगदान नहीं है, लेकिन ये अकबर के काल में निर्मित की गई थी। किसके द्वारा किया गया था? तो अकबर की, ध्यान रखिएगा, जो सौतेली माँ थी, जो हुमायूं की पत्नी थी, जिनका नाम था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, हाजी बेगम, ठीक है, क्या नाम था दोस्तों? हाजी बेगम। हाजी बेगम को दोस्तों अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो बेगा बेगम के भी नाम से जाना जाता था, ठीक है, बेगा बेगम के भी नाम से जाना जाता था। इन्हीं के द्वारा जो है अपने पति के लिए, ठीक है, इस मकबरे यानी कि हुमायूं के लिए इन्होंने हुमायूं के मकबरे का निर्माण किया, जिसका वास्तुकार दोस्तों कौन था? एक फारसी जो कि ईरानी, ठीक है, फारसी या फिर ईरानी वास्तुकार था दोस्तों, ठीक है, ईरानी वास्तुकार था। सारी चीजें मैंने अपने लास्ट क्लास में बात किया था। वास्तुकार था जिसका नाम क्या था दोस्तों? तो मीरक मिर्जा, ठीक है, मीरक मिर्जा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मीरक मिर्जा ग्यास, ठीक है, मीरक मिर्जा ग्यास जो कि एक ईरानी वास्तुकार था, उसके ही जो है देख रेख में इस मकबरे का, हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया गया था हाजी बेगम के द्वारा। इसीलिए दोस्तों इसमें हमें भारतीय और फारसी वास्तुकला दोनों ही शैली का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इस मकबरे के और कुछ महत्व के बारे में बात करें दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसके बारे में ये है कि ये मुगल काल की, ठीक है, मुगल काल की, ठीक है, ये पहली इमारत है, मुगल काल की ये पहली इमारत है, ठीक है, इमारत है जिसमें दोस्तों, ठीक है, जिसमें क्या हुआ था? सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, क्या हुआ? जो सफेद संगमरमर का इस्तेमाल हुआ, ठीक है, ये मुगल काल की पहली इमारत जिसमें संगमरमर का इस्तेमाल हुआ। और इसकी क्या मुख्य विशेषता है दोस्तों, ये ध्यान रखिए, ये भी बताइए। ये जो है पहली बार, ठीक है, पहली बार गोल गुम्बद का जो है, पहली बार गोल गुम्बद का निर्माण हुआ, ठीक है, गोल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पहली बार जो है यहाँ पे दोहरे गुम्बद का, माफ करिएगा, पहली बार जो है दोहरे गुम्बद का, लिख लीजिए सब कुछ, ठीक है, दोहरे गुम्बद का प्रयोग किया गया किसी मकबरे में, ठीक है। पहली बार जो है चार बाग पद्धति का इस्तेमाल किया गया किसी मकबरे में। तो ये जो है हुमायूं के मकबरे से संबंधित सारी विशेषताएं जिनके बारे में हमने बात किया। कुतुब मीनार का निर्माण दोस्तों किसने किया था? ख्वाजा कुतुबुद्दीन, ठीक है, बख्तियार काकी के याद में जो है गुलाम वंश का संस्थापक, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इस जो है कुतुब मीनार का निर्माण करवाया शुरू किया गया था, लेकिन वो अपने जीवन काल में इसका निर्माण पूरा नहीं कर पाया। फिर इसके बाद जब इसकी मृत्यु हो जाती तो इसका दामाद और इसका जो गुलाम रहता है इल्तुतमिश, ठीक है, तो इल्तुतमिश के द्वारा, ठीक है दोस्तों, इल्तुतमिश के द्वारा जो है कुतुब मीनार का कार्य पूरा करवाया जाता है। आगे चल करके दोस्तों जब तुगलक वंश आता है तो ये जो चौथा मंजिला रहता है वो समय के साथ थोड़ा सा टूट फूट जाता है।
तो यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक दोस्तों जो रहता है, ठीक है, कौन, फिरोज शाह तुगलक, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो रहता है वो उसके चौथे मंजिले की इमारत जो है, चौथी इमारत को क्या करता है, उसकी मरम्मत करवाता है और उसमें एक मंजिला और जोड़ देता है। तो इस तरीके से 5 मंजिला ये कुतुब मीनार है। तो अगर आपसे ये पूछे कि वर्तमान स्वरूप किसके द्वारा दिया गया, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिया गया, ठीक है। और ये जो है निर्माण कार्य किसके द्वारा शुरू किया गया, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया। निर्माण कार्य किसके द्वारा पूरा किया गया, तो इल्तुतमिश के द्वारा पूरा किया गया। वर्तमान स्वरूप फिरोज शाह तुगलक के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो ये जो है कुतुब मीनार से भी संबंधित कुछ तथ्य थे, ठीक है। लिख लिया करिए दोस्तों, जब मैं बोलती हूँ बहुत क्लियर इसमें लिख नहीं पाती, तो इसलिए थोड़ा सा आप लिखते जाया करिए जब मैं आपको पॉइंट बताती चलूं। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, सुलह ए कुल का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। सुलह कुल यानी कि सभी, ठीक है, सभी के साथ शांतिपूर्ण व्यवहार रखना, ठीक है, सुलह एक कुल, सुलह करना, ठीक है। इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया गया था दोस्तों वो अकबर के द्वारा किया गया था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, वो अकबर के द्वारा जो है किया गया था। और इसी क्रम में देखा जाए दोस्तों 1582 की बात है दोस्तों, 1582 की बात है। तो अकबर ने सभी धर्मों के साथ, ठीक है, सामंजस्य स्थापित करने के लिए, ठीक है, इसने एक, ठीक है, तौहीद इस्लाही, ठीक है, ध्यान रखिएगा क्या है यहाँ पे, ठीक है, तौहीद ए, ठीक है, तौहीद ए इलाही, ठीक है, माफ करिएगा, तौहीद ए इलाही, तौहीद इलाही, या फिर हम इसी को कह सकते हैं दोस्तों दीन इलाही, ठीक है, यही दीन इलाही की स्थापना किया था दोस्तों सभी धर्मों के साथ, ठीक है, सुलह कुल के नीति के लिए, ठीक है, दीन इलाही, ठीक है, स्थापना किया था, ठीक है। चलिए भाई अगली तरफ चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ। अकबर द्वारा अपनाई गई सुलह ए कुल जिसे सार्वभौम शांति तथा भाईचारे की अवधारणा निम्नांकित में से किस पर आधारित थी। राजनीति उदारता पे थी, बिल्कुल थी, सभी के साथ, ठीक है, सामान्य व्यवहार था तो राजनीतिक उदारता भी होगी, ठीक है, धार्मिक, ठीक है, सहनशीलता थी, अन्य धर्मों के प्रति वो सहिष्णु था, तभी तो सामंजस्य बैठा करके चलेगा। उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण था, बिल्कुल था, वो सभी धर्मों के लिए क्या करता था, जो धर्म अपने जो है संस्कृति को जिस तरीके से जो है चलाना चाहते थे उनको वो स्वतंत्रता वो दी गई थी इसके शासनकाल में, इसलिए उदारवादी सांस्कृतिक इसका दृष्टिकोण था। तो इस तरीके से देखा जाए उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पे जो अकबर के द्वारा जो अपनाई गई थी सुलह ए कुल की जो अवधारणा थी वो राजनीतिक उदारता पर आधारित थी, वो धार्मिक सहनशीलता पर आधारित थी और साथ ही साथ उदारवादी सांस्कृतिक दृष्टिकोण पर आधारित थी, ठीक है। किस मुगल बादशाह के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी हुआ। देखिए जब अकबर जो है इस तरीके का कार्य कर रहा है तो कुछ मुसलमान जो थे उनको ये लगने लगा, ठीक है, खासकर जो काजी थे उनको ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं उनके धर्म को, ठीक है, एक तरीके से उनके धर्म पे इस तरीके की परिस्थिति आ जाएगी या फिर विपत्ता भी आ सकती है, ये सोच करके कुछ काजी थे, ठीक है, उन्होंने कई जो है मुसलमानों को इकट्ठा करके अकबर के खिलाफ, अकबर के विरुद्ध फतवा जारी कर दिया। और वो कहां से जारी किया, जौनपुर, ठीक है, तो जौनपुर से। तो ये देखा जाए अकबर के विरुद्ध जो है जौनपुर से फतवा जारी किया गया था। कौन किया था, तो एक धर्म गुरु थे, ठीक है, धर्म गुरु जिसे कहा जाता है दोस्तों काजी, ध्यान रखिएगा, धर्म गुरु को, ठीक है, इस्लाम में काजी कहा जाता है। उनका नाम क्या था दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा, मुल्ला, ठीक है, मुल्ला मोहम्मद, ठीक है, हाजी, माफ करिएगा, यजदी, ठीक है, इनके द्वारा जो है इन्होंने कुछ मुसलमानों के इकट्ठा करके, ठीक है, मुगल बादशाह यानी कि अकबर के विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी करा था, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा कहां से फतवा जारी कर दिया गया था, जौनपुर से। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक तरफ कथन दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका कारण दिया हुआ है, ठीक है। कथन कारण यहाँ पे जो दिया हुआ है देखते हैं भाई क्या कथन दिया हुआ है। अकबर ने 1602 में फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। ये तथ्य तो बिल्कुल सही है, हमने बात भी करा था कि अकबर ने जो है फतेहपुर सीकरी में क्या करवाया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी का निर्माण कार्य कब करवाया था दोस्तों, तो 1568 से लेकर के 69 के बीच में।
और 1602 के करीब जो है इसने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में। अच्छा, किस कारण से करवाया था? कारण बता रहा है कि यह निर्माण अकबर ने अपने पुत्र जहांगीर के जन्म की खुशी में किया था। नहीं, ये तो बिल्कुल इनकरेक्ट है। जहांगीर के जन्म की खुशी में इसने तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था, न कि बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। इसलिए देखा जाए दोस्तों तो कथन ए सही है, परंतु आर जो कारण दिया हुआ है वो गलत है। ठीक है, चलिए अगला है, निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? बिल्कुल, यहाँ पे देखिए बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया गया था, अकबर के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। ठीक है, कहा यहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में करवाया गया था। ठीक है, कब? जब उसने गुजरात विजय की थी। ठीक है, कब किया था गुजरात विजय? इसने किया था 1672 में किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? हमने ऑलरेडी बात कर लिया दोस्तों किसने करवाया था। ताजमहल का निर्माण दोस्तों शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, शाहजहां के काल को, ठीक है, स्थापत्य काल का, ठीक है, कहा जाता है गोल्डन एरा कहा जाता है। ठीक है, स्थापत्य के लिए। जामा मस्जिद दोस्तों कई है, आगरा का भी जामा मस्जिद है, यहाँ पे दिल्ली में भी है, औरंगजेब के भी द्वारा करवाया गया था, शाहजहां के भी द्वारा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बुलंद दरवाजे का निर्माण जो करवाया गया था वो अकबर के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, निम्न में से किस मुगल सम्राट ने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे? भाई किसने किए थे, किस मुगल सम्राट ने? तो आप चलिए मैं हिंट करती हूँ, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। वो जो शिक्षित नहीं था लेकिन शिक्षा के लिए, लेकिन वो इतना अनुभवी था कि उसको महान की संज्ञा दी गई। ठीक है, तो चलिए देखिए आंसर भी आ रहा है और इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों अकबर। अकबर दोस्तों शिक्षित नहीं होते हुए भी लेकिन इतना उसके पास अनुभव था, ठीक है, कार्यों को करने का, जिस वजह से वो एक अच्छा शासक बन सका। और उसने देखा जाए शिक्षा क्षेत्र में उसने बहुत सारे कार्य किए, शिक्षा संबंधी सुधार किए, जिसमें उसमें देखा जाए दोस्तों शिक्षा का केंद्र इसके समय कौन कौन सा था? तो अजमेर था दोस्तों। ठीक है, अजमेर शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, दिल्ली शिक्षा का केंद्र हुआ करता था, और कौन कौन से थे? सियालकोट। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सियालकोट उस समय शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। ठीक है, और कौन सा क्षेत्र था दोस्तों? मुल्तान हो गया। ठीक है, वर्तमान का प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। ठीक है, इलाहाबाद और वर्तमान का ये प्रयागराज है। ठीक है, उसके बाद मुर्शिदाबाद। ठीक है, ये सब जो क्षेत्र थे ये अकबर के समय में दोस्तों शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे। हमने आपको ये भी बताया कि मुगलों की राजभाषा क्या थी दोस्तों, राजभाषा भी आपको पता होना चाहिए। मुगलों की राजभाषा क्या थी? फारसी थी। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, फारसी जो थी इनकी राज्य भाषा थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती कहाँ पाई जाती हैं? आगरे के किले में, यहाँ पे लाहौर के किले में, इलाहाबाद के किले में, या फिर फतेहपुर सीकरी में? ध्यान रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में जो है कौन, यहाँ पे जो है श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं अकबर के द्वारा बनाई गई। हमने बहुत सारी इमारतों के बारे में आपसे उल्लेख भी किया। ठीक है, जैसे कि हमने बात किया यहाँ पे दीवाने आम, दीवाने खास। ठीक है, ये भी सब है। ठीक है, कुछ पहले भी मैंने लिखा है। ठीक है, कौन कौन सी इमारतें थी दोस्तों यहाँ पे? दीवाने आम, ठीक है, दीवाने खास, ठीक है, मरियम महल, ठीक है, जोधा महल, ठीक है, मरियम महल जिसे हम स्वर्ण महल कहते हैं, बिरबल महल। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, सब लिख लीजिए दोस्तों, बिरबल महल। ठीक है, और कौन कौन सा महल है दोस्तों? यहाँ पे इस्लाम खां का मकबरा भी है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस्लाम खां का मकबरा सब लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है इस्लाम खां का मकबरा। सबसे इंपॉर्टेंट तो दोस्तों जो जामा मस्जिद है, ठीक है, जामा मस्जिद भी यहाँ पे है। और जामा मस्जिद की बात करें दोस्तों तो ये जो जामा मस्जिद है इसको शान फतेहपुर कहा भी जाता है। ठीक है, शान फतेहपुर या फिर शान, ठीक है, क्या कहा जाता है? सीकरी भी कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पे और क्या है? यहाँ पे दोस्तों सलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, यहाँ पे फतेहपुर सीकरी में और क्या है? सलीम चिश्ती की दरगाह है। ठीक है, जिनके आशीर्वाद से, ठीक है, जो है अकबर को जो है जहांगीर पुत्र की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, मरियम की कोठी जिसका कि हम लोगों ने बात किया, स्वर्ण महल भी कहा जाता था। ठीक है, हवा महल भी है यहीं पे, ये भी ध्यान रखिएगा, हवा महल भी इसमें है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? ठीक है, बौद्ध विहार की तरह कौन सा है दोस्तों? तो ये ध्यान रखिएगा, ये सारे जो बातें की गई दोस्तों, ये सारे महल अगर बात करें दोस्तों तो ये सब कुछ जो है ये फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, फतेहपुर सीकरी में है।
ठीक है, फतेहपुर सीकरी में है। और लेकिन यहाँ पे जो पंचमहल है दोस्तों, ठीक है, पंचमहल जो है यानी कि 5 इमारतों का महल, ठीक है, क्या है हम इसकी बात करें तो 5 महलों का, ठीक है, ये भवन है, ये ध्यान रखिएगा, ये क्या है 5 महलों का ये भवन है, 5 महलों का ये भवन है। और जिसका नक्शा दोस्तों जो है ये बौद्ध विहार की तरह, ठीक है, 5 महलों का ये महल है। अच्छा, विहार क्या होता है दोस्तों, एक चैत्य होता है और एक विहार। जब आप लोगों को बौद्ध धर्म मैंने पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको 2 चीज बताई थी दोस्तों, एक चैत्य होता है, ठीक है, और एक क्या होता है विहार होता है। चैत्य दोस्तों जो है बौद्ध धर्म का पूजा स्थल होता है, ठीक है, जहां पे, ठीक है, महात्मा बुद्ध के अवशेष पाए जाते हैं, ठीक है, यहाँ ये एक तरीके से पूजा स्थल होता है। और ये विहार होता है यानी कि जहां पे जो बौद्ध भिक्षु जो निवास करते हैं दोस्तों, ठीक है, जो बौद्ध भिक्षु, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो बौद्ध भिक्षु जहां पे निवास करते हैं ना दोस्तों, उनको क्या कहा जाता है विहार कहा जाता है। और बौद्ध विहार की तरह जो नक्शा है अकबर के द्वारा बनाई गई इमारत का वो है पंचमहल, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला हमारा प्रश्न है यहाँ पे कि फतेहपुर सीकरी में बादशाह अकबर ने निर्मित कराया था, क्या कराया था दोस्तों। देखिए अभी हमने बात किया पंचमहल का जो है निर्माण करवाया था फतेहपुर सीकरी में, ठीक है, पंचमहल का, जिसका, ठीक है, नक्शा कैसा था दोस्तों बौद्ध विहार की तरह, कैसा था दोस्तों बौद्ध विहार की तरह जो है इसका नक्शा था, ठीक है। जहांगीर महल स्थित है, स्टार्टिंग में मैंने बताया, देखिए अकबर ने कौन कौन से फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे फतेहपुर, ठीक है, फतेहपुर, ठीक है, सीकरी का निर्माण करवाया अकबर ने इलाहाबाद का किला का निर्माण करवाया दोस्तों, ठीक है, इलाहाबाद किला का निर्माण करवाया। अकबर ने आगरे का किले का निर्माण करवाया, ठीक है, आगरा का किला, ठीक है। और इसी आगरे के किले में दोस्तों ध्यान रखिएगा क्या था दोस्तों, जहांगीर महल का निर्माण करवाया अपने पुत्र जहांगीर के लिए दोस्तों, जो है इसने आगरे में क्या करवाया था, ठीक है, जहांगीर महल का निर्माण करवाया था आगरे के किले में, ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पे आगरे के किले में दोस्तों और कौन कौन सा महल है ये ध्यान रखिएगा, एक तो आपका जहांगीर का महल है, ठीक है, दूसरा भी बात करें दोस्तों अकबरी महल भी इसी में है, ठीक है, अकबरी महल भी दोस्तों इसी में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे, और ये अगर आपसे पूछ दे भाई जहांगीर महल का जो है किसके द्वारा जो है किसकी देखरेख में करवाया गया था, तो अकबर का, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो जहांगीर महल है ये अकबर का एक प्रधान, ठीक है, कारीगर था, ठीक है, अकबर का प्रधान कारीगर था, ठीक है, कारीगर था, जिसका नाम क्या था ये भी आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, ठीक है, कासिम खां, ध्यान रखिएगा, कासिम खां की देखरेख में, ठीक है, जहांगीर महल का निर्माण करवाया था, ठीक है, किसने, अकबर ने करवाया था। अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है बताइए, सिकंदरा में है, आगरा में है, औरंगाबाद में, या फिर फतेहपुर सीकरी में है दोस्तों। अकबर का मकबरे की बात करें दोस्तों तो ये सिकंदरा में है, ठीक है, ये आगरे से कुछ दूरी पर ही है, ठीक है, अकबर का जो ये मकबरा है। और अकबर ने दोस्तों इसका निर्माण की योजना जो है स्वयं अकबर ने बनाई थी, ठीक है, निर्माण की जो योजना थी दोस्तों इसकी, ठीक है, निर्माण की योजना, ठीक है, स्वयं अकबर ने बनवाई थी निर्माण की योजना, ठीक है, ये भी आपसे पूछ सकता है भाई किसने बनवाई थी, तो जो निर्माण की योजना थी वो स्वयं, ठीक है, अकबर ने बनवाई थी, ठीक है, अकबर ने करी थी, स्वयं अकबर ने करी। लेकिन इसका जो निर्माण करवाया गया दोस्तों, लेकिन जो कि इसका जो निर्माण करवाया गया दोस्तों वो 1613 में, ठीक है, 1613 ईस्वी में, ध्यान रखिएगा, जहांगीर के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया अकबर का मकबरे का, ठीक है, जहांगीर द्वारा, ठीक है, सिकंदरा में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो अकबर का मकबरा है दोस्तों ये गुंबद विहीन मकबरा है, ये भी आपसे ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि भाई गुंबद विहीन मकबरा किसका है, तो अकबर का है, ठीक है, इसमें कोई गुंबद नहीं है, ठीक है, गुंबद विहीन मकबरा, ठीक है, मकबरा है ये भी ध्यान रखिएगा, इसमें कोई भी गुंबद नहीं है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है यहाँ पे कि निम्न में से किस किले का निर्माण अकबर के राज्यकाल में नहीं कराया गया था, दिल्ली के लाल किले का, आगरे का किले का, इलाहाबाद का किले का, या फिर लाहौर का किला। देखिए उत्तर पश्चिम वाले क्षेत्र पर नियंत्रण रखने के लिए अकबर ने लाहौर के किले का निर्माण करवाया था,
ठीक है। इसने इलाहाबाद किले का भी निर्माण करवाया, आगरा किले का भी निर्माण करवाया। आगरा किले में मैंने अभी बताया जहांगीर महल है दोस्तों, इसी में देखा जाए अकबरी महल भी। लेकिन दिल्ली का जो लाल किले का निर्माण था दोस्तों, ये शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के पौत्र शाहजहां के द्वारा जो है दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया गया था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे? ए। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सम्राट दिया हुआ है, दूसरी तरफ उसका मकबरा दिया हुआ है। दोस्तों मैंने आपसे बताया था कि जो बाबर का मकबरा है दोस्तों, ये काबुल में है। ठीक है, अकबर का मकबरा अभी हमने बताया गुंबद विहीन मकबरा, जो कि कहाँ पे दोस्तों? सिकंदरा में। चलिए इससे क्या हमें आंसर मिल जाएगा? बिल्कुल मिल गया। आप देखिए तो यहाँ पे सी जो है करेक्ट आंसर हमें यहीं पे मिल गया। ऐसे प्रश्नों पे समय बचाते हुए पहले अगर एक आपको एक आंसर मिल रहा है तो तुरंत ऑप्शन में देख लीजिए, ऐसा है नहीं है तो फिर दूसरा ट्राई करिए। तो यहाँ पे ठीक है, जहांगीर का जो दोस्तों मकबरा है वो लाहौर में है। ठीक है, यानी कि भारत के बाहर। आपसे ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि किन मुगल शासकों का जो मकबरा है वो भारत के बाहर है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बाबर का मकबरा काबुल में है, जहांगीर का मकबरा भी भारत के बाहर लाहौर में है, शाहजहां का मकबरा दोस्तों आगरा में है। ठीक है, चलिए अगला है यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। जहां सूची 1 में दोस्तों मुगल शासक दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है सूची 2 में क्या दिया हुआ है? उनके जो है मकबरे का स्थान। देखिए पुनः उसी तरह का क्वेश्चन आ गया, रिपीट कर दिया। तो बाबर का मकबरा दोस्तों अभी हमने बात किया काबुल में है। ठीक है, वही हम बात करें दोस्तों हुमायूं का मकबरा, ठीक है, जो कि उसकी पत्नी के द्वारा हाजी बेगम के द्वारा बनवाया गया था। भारतीय और ईरानी शैली का मिलन शैली का एक उदाहरण है। ठीक है, और ये जो है मिरक मिर्जा ग्यास के द्वारा इसको डिजाइन किया गया था। और ये भारत दिल्ली में निर्मित पहला ऐसा इमारत थी जिसमें सफेद संगमरमर का इस्तेमाल किया गया था। दोहरे गुंबद का इस्तेमाल होने वाला ये पहला मकबरा था। कहाँ पे दोस्तों? दिल्ली में। ध्यान रखिएगा, ये सारी चीजें आपसे बात कर ले। अकबर का मकबरा दोस्तों सिकंदरा में, जहांगीर का मकबरा दोस्तों लाहौर में। तो इस तरीके से अगर हम ऑप्शन देखें तो ब अ, ठीक है, ब अ कहाँ कहाँ आ रहा है दोस्तों? इसी में आ रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर दोस्तों बात करें तो यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अकबर के काल में भारत का, ठीक है, अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद जिसके निर्देशन में हुआ वह है। ध्यान रखिएगा, प्रश्न ये पूछ रहा है कि किसके निर्देशन में हुआ, ये नहीं पूछ रहा है किसने किया। कोई निर्देशन दे रहा था, कोई उसको ठीक है गाइड कर रहा था, और किसकी गाइडेंस में किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा किया गया। तो पहला ये प्रश्न पूछा है कि भाई महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया अकबर के काल में वो किसके निर्देशन में किया गया? तो दोस्तों ये किया गया फैजी के निर्देशन में। ठीक है, ये अबुल फजल का भाई है फैजी, और इसी के निर्देशन में ठीक है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। किस नाम से किया गया दोस्तों? ये ध्यान रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ये किया जाता है दोस्तों, ठीक है, रज्मनामा के नाम से किया गया। किसके द्वारा किया गया दोस्तों? तो ये किया गया, ठीक है, अब्दुल, ध्यान रखिएगा, अब्दुल कादिर बदायूनी। ठीक है, अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा। ठीक है, इसमें और कौन कौन इन्होंने साथ दिया था? तो यहाँ पे बदायूनी थे, और साथ ही साथ नकबी खां के भी द्वारा जो है किया गया, नकीब खां के भी द्वारा किया गया। मेनली देखा जाए तो अब्दुल कादिर बदायूनी के द्वारा किया गया रजनामा से महाभारत का फारसी में अनुवाद। किसके निर्देशन में किया गया दोस्तों? ये फैजी के निर्देशन में किया गया। ध्यान रखिएगा, और फैजी ठीक है अबुल फजल का भाई था, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगर हम कुछ और भी बातें करें दोस्तों, बदायूनी ने और क्या किया था दोस्तों, अगर हम बात करें यहाँ पे, चलिए यहाँ पे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया? देखिए यहाँ पे निर्देशन नहीं दिया, यहाँ पे बोल रहे किसने किया। तो डायरेक्ट आंसर पे चले दोस्तों, तो अब्दुल कादिर बदायूनी ने जो है महाभारत का फारसी में अनुवाद किया। ठीक है, और इन्होंने और किसका किसका अनुवाद किया था दोस्तों फारसी में? तो रामायण का भी अनुवाद इन्होंने किया था दोस्तों फारसी में, रामायण का भी अनुवाद इन्होंने फारसी में किया था। ठीक है, देखिए फैजी के द्वारा, ठीक है, फैजी के द्वारा बात करें दोस्तों, तो फैजी ने दोस्तों यहाँ पे जो है लीलावती, जो कि गणित का ग्रंथ है दोस्तों, लीलावती का दोस्तों ठीक है जो है फारसी में अनुवाद किया था। ये भी ध्यान रखिएगा, लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था फैजी ने।
ठीक है। अच्छा, और किसने क्या क्या किया था? तो यहाँ पे अबुल फजल की दोस्तों बात करें, अबुल फजल, देखिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो ये है, अबुल फजल ने भी कुछ कार्य किया, हाँ जी किया। इसने देखा जाए तो कालिया दन, ठीक है, कालिया यहाँ पे जो है कालिया दमन का भी क्या किया था दोस्तों, इसने फारसी में अनुवाद किया था। तो ये सब लिख लीजिए, एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फारसी में अनुवाद किया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाभारत का फारसी अनुवाद का शीर्षक क्या है? देखिए महाभारत का जो फारसी में अनुवाद किया गया किसके निर्देशन में किया गया? फैजी के निर्देशन में किया गया, ठीक है। और किसके द्वारा किया गया? तो ये जो किया गया दोस्तों अब्दुल, ठीक है, कादिर बदायनी के द्वारा किया गया, ठीक है। किसके द्वारा किया गया? बदायनी के द्वारा किया गया। और किस नाम से किया गया? तो रज, ठीक है, रज्मनामा के नाम से किया गया, ठीक है। अगला प्रश्न है 16वीं शताब्दी में संपन्न महाभारत का फारसी अनुवाद कहलाता है। देखिए पुनः वही प्रश्न आ गया, क्या कहलाता है दोस्तों? रज्मनामा कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रज्मनामा किस हिंदू ग्रंथ का फारसी अनुवाद है दोस्तों? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा महाभारत का, ठीक है, महाभारत का फारसी अनुवाद है। नेक्स्ट है अकबर की इच्छा अनुसार किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों? तो रामायण का जो फारसी में अनुवाद किया था किसने किया था दोस्तों? तो यहाँ पे अब्दुल कादिर बदायनी ने जो है अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का जो है फारसी में अनुवाद करवाया था। देखिए मैंने क्या बताया था, अकबर सभी धर्मों के सार को जानना चाहता था, इसीलिए सभी धर्मों की जो प्रमुख ग्रंथ थे, चूंकि ये तो महाभारत रामायण तो महाकाव्य है हिंदू धर्म के, तो उनको जानने के लिए, और चूंकि ये फारसी राजभाषा थी, ठीक है, मुगलों की, इसी कारण से फारसी में अनुवाद करवा रहा था। क्यों करवा रहा था? क्योंकि वो सभी धर्मों का सार जानना चाहता था। और इसीलिए देखा जाए अकबर के समय में या फिर मुगलों के समय में बहुत सारे जो है धर्म ग्रंथों का जो है फारसी में अनुवाद करवाया गया था, ठीक है। अगला निम्नलिखित में से किसने रामायण का फारसी में अनुवाद किया था दोस्तों? तो रामायण का फारसी में अनुवाद किसने किया था? जल्दी से बताइए दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। आपको देखिए जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए, इसका भी करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा अब्दुल, ठीक है, कादिर बदायनी ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट है सम्राट अकबर द्वारा निम्न में से किसको जरी कलम की उपाधि प्रदान की गई थी? जरी कलम से तात्पर्य सुनहरी कलम, ठीक है, सुनहरी कलम, ठीक है। जरी कलम मतलब जिसमें जरी लगा हुआ है उसी को कहा जाता है जरी कलम, सुनहरी कलम कहा जाता है। और ये जो उपाधि प्रदान की गई थी दोस्तों, ये मोहम्मद हुसैन को प्रदान की गई थी दोस्तों अकबर के द्वारा। क्यों किया गया था दोस्तों? जो मोहम्मद हुसैन है ये कैलीग्राफी, ठीक है, इसका कैलीग्राफी का बहुत बड़ा विद्वान था, ठीक है, कैलीग्राफी में माहिर था, ठीक है, कैलीग्राफी में माहिर था। अच्छा कैलीग्राफी क्या होती है? कैलीग्राफी जो पत्थरों पर लिखने की जो कला होती है दोस्तों, जो पत्थरों पर लिखना यानी कुछ चीज उत्कीर्ण करना, ठीक है, पत्थरों पर लिखने की जो कला होती है उसी को क्या कहा जाता है? कैलीग्राफी कहा जाता है, ठीक है। और इसी में ये माहिर थे मोहम्मद हुसैन, जिस कारण से इनको जरी कलम की उपाधि जो है प्रदान की गई थी अकबर के द्वारा। नेक्स्ट है जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे यहाँ पे रहे होना चाहिए, कम से कम हमें सम्मान से इनके बारे में बात करनी चाहिए, अकबर के दरबार में रहे और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह थे, भाई वो कौन थे? ठीक है, कौन से जगत गुरु थे, मतलब कौन से जैन साधु थे जिन्हें जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया अकबर के द्वारा? कौन थे? हेमचंद्र थे, ठीक है, हरि विजय सूरी थे, जीन सेन थे या फिर उमा स्वाति थे? दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हरि विजय सूरी, ठीक है। हरि विजय सूरी एक जैन साधु थे, ये अकबर के दरबार में कुछ समय तक रहे थे और इनको जो है अकबर के द्वारा क्या दिया गया था? जगत गुरु की उपाधि प्रदान की गई थी। एक अन्य भी दोस्तों यहाँ पे विद्वान थे दोस्तों, ठीक है, जो कि अकबर के दरबार में रहे थे, जैन साधु थे जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। एक अन्य जैन साधु थे दोस्तों, ठीक है, या फिर जैन विद्वान थे जिनका नाम था जिन, ठीक है, यहाँ पे माफ करेगा जिन, ठीक है, जिन, ठीक है, यहाँ पे जिन चंद्र सूरी, ठीक है, जिन चंद्र सूरी। और यहाँ पे अकबर के द्वारा जो है इनको भी एक उपाधि दी गई थी, कौन सी? युग प्रधान की उपाधि दी गई थी, ठीक है, युग प्रधान की उपाधि दी गई थी किसको दोस्तों? यहाँ पे जिन चंद्र सूरी को, ये भी लिख दीजिएगा, ये भी अकबर के दरबार में रहते थे, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट है, वह प्रसिद्ध जैन आचार्य जिनको अकबर ने बहुत सम्मानित किया, कौन थे भाई? वो थे हरिविजय सूरी, और इन्हीं को अकबर ने कौन सी उपाधि दी दोस्तों? जगत गुरु की। ठीक है, कौन सी उपाधि दी? जगत गुरु की उपाधि जो है प्रदान की। ठीक है, अकबर ने। नेक्स्ट है दोस्तों, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था, कौन था दोस्तों? बताइए, अबुल हसन था, दसवंत था, किशन दास था, या फिर उस्ताद मंसूर था? दोस्तों करेक्ट आंसर क्या है? दशवंत था। ठीक है, यहाँ पे अकबर के समय की बात करें दोस्तों, यहाँ पे अकबर कालीन चित्रकारों में अबुल फजल के द्वारा, ठीक है, जो आईने अकबरी लिखी गई थी दोस्तों, अबुल फजल के द्वारा जो है, अबुल फजल ने, ठीक है, आईने अकबरी की रचना की। ठीक है, आईने अकबरी की रचना की, और इसमें देखा जाए दोस्तों आईने अकबरी में बहुत सारे, ठीक है, चित्रकारों का उल्लेख किया, जैसे कि दशवंत का उन्होंने उल्लेख किया, ठीक है, बसावन का किया, ये भी ध्यान रखिएगा, बसावन हो गए दोस्तों। और कौन कौन से हो गए, कुछ आप भी बताइए मुझे। केशवलाल हो गए, मुकुंद हो गए, ठीक है, कौन हो गए? केशवलाल हो गए, ठीक है, केशवलाल हो गए, मुकुंद हो गए, ठीक है, मुकुंद हो गए। और भी नाम आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मिस्कन हो गए, जगन हो गए, महेश हो गए, ठीक है, कौन हो गए? मिस्कन हो गए, जगन हो गए, महेश हो गए। ऐसे बहुत सारे जो है चित्रकारों का उल्लेख किया गया है, जिसमें एक दशवंत भी हैं, महत्वपूर्ण चित्रकार थे। इनका उल्लेख जो है हमें अकबर के जो है प्रसिद्ध चित्रकारों में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारतीय राजा कौन थे? देखिए, हम बात करें एलिजाबेथ प्रथम की, ठीक है, जो कि इंग्लैंड की रानी थी। इनका जो टाइम पीरियड की बात करें दोस्तों, क्या समय था इनका? तो अगर हम इनके टाइम पीरियड की बात करें तो इनका जो समय था दोस्तों वो 1558 से लेकर के 1603 था, और इसी समय भारत में अकबर का शासनकाल आता है, जिसका समय देखा जाए 1556 से लेकर के, ठीक है, कितना समय था? 1556 से लेकर के 1605 था, ठीक है। और इसी समय देखा जाए जो ईस्ट इंडिया कंपनी की भी स्थापना अकबर की समय होती है, कब होती है? दिसंबर, ठीक है, 1600 में होती है, ठीक है। तो इस तरीके से देखा जाए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय में भी मुगल शासक कौन था? अकबर था। ये अकबर जो था इंग्लैंड की रानी जो थी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भी था, ठीक है। भारत में किसके शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किया गया था? अभी हमने बताया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन किया गया था दिसंबर में किया गया था 1600 में, और उस समय भारत का शासक कौन था? अकबर था, ठीक है। नेक्स्ट है, जिस मध्यकालीन भारतीय लेखक ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया, भाई किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने किया था दोस्तों? किसने? मलिक मोहम्मद जायसी ने किया था, अमीर खुसरो ने किया था, रसखान ने, या फिर अबुल फजल ने? दोस्तों अबुल फजल ने बहुत सारी चीजों का, ठीक है, रचनाएं की है। अबुल फजल की आइए बात कर लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, अबुल फजल अकबर के 9 रत्नों में से एक था, ठीक है। जन्म की बात करें, जो है जो जन्म हुआ था अबुल फजल का दोस्तों, ये देखिए कहाँ पे हुआ था? आगरा में हुआ था, ठीक है। और इसने जो है अमेरिका की खोज का उल्लेख किया, ठीक है। और इसने कौन कौन सी रचना लिखी दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। इसने अकबर नामा लिखा, ध्यान रखिएगा, अबुल फजल, ठीक है। अबुल फजल ने अकबर, ठीक है, अकबर नामा लिखा। देखिए अबुल फजल की हत्या करवा दी गई थी ना दोस्तों जहांगीर के द्वारा, ठीक है। अकबर नामा लिखा दोस्तों इसने। आईने अकबरी की रचना की, ठीक है। किसकी रचना की? आईने अकबरी की रचना किया अबुल फजल ने। और किसकी रचना की? सारी चीजें लिखते जाइए, ठीक है। इसने पंचतंत्र, ठीक है, विष्णु शर्मा की जो पंचतंत्र है दोस्तों, पंचतंत्र का, ठीक है, पंचतंत्र का इसने क्या किया था? फारसी में अनुवाद करवाया था, फारसी में अनुवाद करवाया था। किस नाम से? ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। पंचतंत्र का किस नाम से दोस्तों फारसी में अनुवाद करवाया था? तो ये देखिए अनवर ए, ठीक है, ध्यान रखिएगा किस नाम से? अनवर ए सादात, ठीक है। और पंचतंत्र की को रचना किसने किया था? तो विष्णु शर्मा ने किया था। सर्वाधिक जो है अनुवाद किया जाने वाला ये, ठीक है, वेद है, जो एक तरीके से ग्रंथ है, विष्णु शर्मा के द्वारा जो इसकी रचना की गई थी, और इसे जो है अबुल फजल के द्वारा फारसी में अनुवाद करवाया गया था अनवरत ए सादत के नाम से, ठीक है। और इसने क्या किया दोस्तों, यहाँ पे देखा जाए तो इसने क्या किया था, ठीक है, कालिया दमन, ठीक है, कालिया दमन का भी फारसी में अनुवाद किया था। ये सारी चीजें जो है इसका उल्लेख है, ठीक है।
वीरसा बुंदेला जो था दोस्तों, बुंदेलखंड का, उसी के द्वारा इसकी जो है हत्या करवा दी गई थी अबुल फजल के द्वारा की। ठीक है, जब जो है जहांगीर ने क्या किया था, विद्रोह कर दिया था, अपने आप को स्वतंत्र जो है शासक की तरह व्यवहार करने लगा था इलाहाबाद में, उसी दौरान। अगला यहाँ पे अकबर के दरबार में आने वाला पहला जो है अंग्रेज व्यक्ति कौन था? कौन था दोस्तों? डायरेक्ट आंसर पे चलते हैं, राल्फ फिंच। ठीक है, राल्फ फिंच जो था ये अकबर के दरबार में आने वाला पहला जो है अंग्रेज व्यक्ति था, और ये स्थल मार्ग से आया था दोस्तों। किस मार्ग से आया था? स्थल मार्ग से ये भारत आया था। ठीक है, स्थल मार्ग से, ठीक है, आया, ये ध्यान रखिएगा। बाकी आगे चल करके जब आप आधुनिक भारत पढ़ेंगे तो आपको फिर वो समुद्री मार्ग पता चलेगा। स्थल मार्ग से आया। अच्छा, अगर आपसे ये पूछा जाए कि स्थल मार्ग से, ठीक है, स्थल मार्ग से व्यापार करने वाली पहली कंपनी कौन सी थी, या स्थल मार्ग से जो है पहली कंपनी जो स्थापित हुई थी, ठीक है, स्थल मार्ग से पहली कंपनी जो स्थापित की गई थी, ठीक है, कंपनी जो स्थापित हुई थी, ठीक है, स्थापित हुई थी, उसका नाम क्या है दोस्तों? उसका नाम आपको पता होना चाहिए, लिवेंट नाम है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो स्थल मार्ग से व्यापार करने के लिए पहली जो कंपनी स्थापित की गई थी उसका नाम लिवेंट है। अच्छा, यहाँ पे जो है विलियम हॉकिंस, जॉन हॉकिंस है। ठीक है, विलियम हॉकिंस की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये चूंकि चला तो था अकबर के नाम का पत्र लेकर के, लेकिन जब तक ये पहुंचा अकबर की मृत्यु हो गई थी और मुगल जो बादशाह आ गया था, कौन आ गया था दोस्तों? जहांगीर आ गया था, और ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, और ये जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बन करके भारत आया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये किस जहाज से आया था? तो रेड ड्रैगन नामक जहाज से आया था। ये भी पूछा जाता है, रेड ड्रैगन जहाज से आया था। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजदूत बन करके आया था, ठीक है, भारत में, ठीक है, व्यापार करने की इजाजत मांगने के लिए। किसके समय में? जहांगीर के काल में। ठीक है, जहांगीर के काल में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला देख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पे अकबर के शासनकाल में निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम जो है व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे देखिए, बात करते हैं जजिया की समाप्ति इसने कब किया? 1564 में किया। ठीक है, इबादत खाने का दोस्तों इसने निर्माण कब करवाया था अगर आपसे पूछा जाए? चलिए, मजहर पर हस्ताक्षर, दीन इलाही की स्थापना। तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहिए दोस्तों। यहाँ पे जो है मजहर की जो इबादत खाने का निर्माण करवाया था दोस्तों 1575 में करवाया था। मजहर पर हस्ताक्षर जो हुआ था 1579 पे हुआ था। ठीक है, दीन इलाही की स्थापना 1582 में हुआ था। तो करेक्ट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 1 2 3। ठीक है, अच्छा दोस्तों, मजहर क्या होता है? ठीक है, मजहर की अगर आपसे बात किया जाए तो क्या होगा अगर आपसे पूछा जाए भाई मजहर क्या है? ठीक है, तो मजहर की घोषणा अकबर के द्वारा 1579 में किया गया था। और इसका जो प्रारूप देखिए, मजहर का अगर पूछा जाए भाई प्रारूप किसने तैयार किया था? ठीक है, मजहर का प्रारूप किसने तैयार किया था? ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, जो मजहर का प्रारूप तैयार किया गया था दोस्तों, ये शेख मुबारक, ठीक है, ध्यान रखिएगा, किसके द्वारा? शेख मुबारक। ठीक है, शेख मुबारक और उसके पुत्र, ठीक है, और उसके पुत्र कौन भाई? उसके पुत्र दोस्तों फैजी, माफ करिएगा, फैजी प्लस अबुल फजल, क्योंकि अबुल फजल का भाई है दोस्तों फैजी, अबुल फजल। ठीक है, इनके द्वारा जो है मजहर का प्रारूप तय किया गया था। और ये है क्या? मजहर है क्या? तो अगर किसी भी धर्म में कोई विवाद होने पर, ठीक है, मान लीजिए कोई धर्म है, उस धर्म में कोई विवाद हो जाता है, तो उसको जो है सुलझाने के लिए अंतिम फैसला जो लिया जाएगा, जो निर्णय लिया जाएगा, वो अकबर लेगा। ठीक है, तो किसी भी धर्म के विवाद को, ठीक है, विवाद होने पर अकबर का निर्णय क्या होगा? अंतिम होगा। और इस तरीके से अकबर जो है सब कुछ अपने नियंत्रण में लेता है। यही मजहर है जिसको जो है घोषणा की गई थी 1579 में। ठीक है, चलिए और आज के लास्ट प्रश्न पे चलते हैं। अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में कब मिलाया? तो ये ध्यान रखिएगा, 1576 में पूरी तरीके से जो है अकबर ने बंगाल और बिहार को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। और 1572 में गुजरात विजय किया था। पहले इसने गुजरात विजय किया था, फिर बंगाल बिहार विजय किया था। तो दोस्तों ये था अकबर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे। मैंने पूरी कोशिश की आपको बताने की, चाहती तो इन शॉर्ट आगे बढ़ जाती,
लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश किया आपको इसी जो है वीडियो के माध्यम से सारी चीजें बता दी जाए। मैं इस बात की श्योरिटी देती हूँ, अगर आपने सिर्फ ये भी इस जो है क्लास को देख लिया तो आपके सारे प्रश्न, जहां से भी प्रश्न पूछा जाएगा वो सब कुछ आपको जो है अच्छे से कर सकेंगे। तो इसी के साथ साथ दोस्तों आज अकबर खत्म होता है, फिर अगली क्लास में हम बात करेंगे दोस्तों जहांगीर के बारे में, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब, फिर अकबर, यहाँ पे मुगल साम्राज्य की प्रशासनिक सांस्कृतिक नीतियों के बारे में। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दोस्तों फिर अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।